सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा ई लर्निंग। फ्रेंड्स, हमारा कैपिटल बजटिंग चैप्टर चालू है, उसका आज लेक्चर 3 में भी एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम देखेंगे। और आज का क्वेश्चन जो है वो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एक मेथड है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हम किस तरीके से फाइंड करते हैं और उसका कैपिटल प्रोजेक्ट इवेल्यूशन में क्या रोल है वो हम देखेंगे आज के हमारे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर है उसका 4। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास पुरानी बुक है तो उसमें 22 है, पर अभी की जो रनिंग बुक है उसमें 4 नंबर है। तो आप नंबर इग्नोर करना, क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में आप 4 देखना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए। रघुवीर कंपनी लिमिटेड इज कंटेम्पलिंग अ कैपिटल प्रोजेक्ट ऑफ 1,60,000 एंड विल रिक्वायर एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज एंड रिसीवेबल ऑफ 80,000 ओवर इट्स लाइफ। मतलब एक कंपनी का डिटेल हमें दिया है, उसका कैपिटल प्रोजेक्ट जो है वो है 1,60,000 का और विल रिक्वायर एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज। मतलब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट उसका 160 हो गया और उसको अभी भी रिक्वायरमेंट रहेगी इन्वेंट्रीज की, यानी कि स्टॉक और रिसीवेबल की, वो है 80,000 रुपीज ओवर इट्स लाइफ। मतलब ये प्रोजेक्ट की जितनी लाइफ है उतनी लाइफ में उनमें 80,000 रुपीज की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। इन्वेंट्रीज एंड रिसीवेबल का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल। बराबर। अब ये हो गया प्रोजेक्ट की कॉस्ट के बारे में डिटेल। उसके बाद द प्रोजेक्ट विल जनरेट एडिशनल सेल्स ऑफ ₹2 लाख एंड विल रिक्वायर कैश एक्सपेंस ऑफ 60,000। अब ये प्रोजेक्ट जब हम ऐड करेंगे तो उसके लिए हमें एडिशनल सेल्स मिलेगा 2 लाख। मतलब ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने से हमें ज्यादा सेल मिलेगा, एडिशनल सेल्स मिलेगा, वो है 2 लाख। बराबर। एंड उसके लिए कैश एक्सपेंस हो जाएगा 60,000 इन ईच ईयर। हर एक साल के अंदर का ये रेवेन्यू और एक्सपेंस फिक्स हो गया। इट्स 5 ईयर लाइफ, मतलब लाइफ हो गई 5 ईयर्स। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड और टैक्स रेट 50% एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 20%। मतलब कि डिस्काउंट रेट हमारा हो गया 20%, डेप्रिसिएशन की मेथड हो गई स्ट्रेट लाइन मेथड और टैक्स रेट हो गया 50%। डिटरमाइन द नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करें एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द प्रोजेक्ट। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है प्रोजेक्ट का। अब ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है वो समझना है इसके इस क्वेश्चन के अंदर खास करके। ठीक है, देखो अब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 दी है हमें एट डिफरेंट डिस्काउंट रेट फॉर द फर्स्ट 5 ईयर। 20% पे हम जाए तो इस तरीके से वैल्यू मिल रही है, 25% का रेट ले तो ये हो और 30% के रेट पे ये है। अब ये रेट अलग अलग क्यों दिए हैं, तो वो इसीलिए दिए है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के लिए। हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब ये प्रोजेक्ट की कितनी है 20%। तो पहले तो हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के टाइम हमें इसके ऊपर फोकस करना है, इसी के हिसाब से हमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो फाइंड करना है और इसी के हिसाब से हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी मिल रही है वो देखना है। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था डिस्काउंटेड कैश फ्लो किस तरीके से हम फाइंड करते हैं और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका कंसेप्ट जो था मैंने समझाने की आपको कोशिश की थी पूरी। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा वो। अब ये जो 20% का रेट है यहाँ पे, उस पर हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू जब मिलेगी वो अगर प्लस में आ रही है, मतलब ज्यादा आ रही है, तो प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल है, ये हम मानते थे। क्योंकि उसको हम टाइम फैक्टर के हिसाब से कैलकुलेट करके उसकी जो वैल्यू फाइंड करते हैं उसे बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है मैं अभी गिन रहा हूँ 20% के हिसाब से, और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, 20% रेट फिक्स रहेगा। पहले साल मान लो कि 20% है, दूसरे साल उसमें बढ़ के 22% हो गया, तीसरे साल इसमें बढ़ के 24% हो गया,
4th ईयर में फिर 25% हो गया, हो सकता है रेट फिक्स हो, ऐसा फिक्स नहीं है, रेट के अंदर कुछ भी चेंजेस हो सकता है, तो ये रिस्क होता है। तो चलो आज की डेट में 20% है, अगर ये रेट बढ़ के कहाँ तक जाने वाला है, 30% तक जाने वाला है, तो मुझे ऐसा कौन सा रेट है तब तक रिस्क नहीं है 20 to 30% के बीच में। मान लो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25%, इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेट बढ़ के 25% तक जाए तब तक मेरा प्रॉफिट जो मेरा प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल है, जो लॉस नहीं है। बट जैसे ही वो 25% से ज़्यादा जाएगा तो वो लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट बन जाएगा, वो लॉस करेगा। तो ये जो रेट आया वो रेट आया इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी एक रेट ऐसा है जहाँ पे मेरा प्रॉफिट जो प्रेजेंट वैल्यू हो वो प्लस है, और एक रेट ऐसा आया जहाँ पे मेरा जो है वो प्रोजेक्ट की वैल्यू जो नेट प्रेजेंट वैल्यू के क्या आई गई माइनस। तो इस दोनों के बीच का कोई रेट ऐसा है जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट जो है वो ना तो प्लस है ना तो माइनस है, मतलब कि ये जो पोजीशन वो क्या है बीईपी यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट, ना प्रॉफिट ना लॉस, वैसे रेट को बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो हम ये डिटरमाइन करने के लिए कि मेरा रिस्क कितना है, इसके लिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड कर सकते हैं। उसी हिसाब से हमें पता चलता है कि भाई आज भले मेरा रेट 20% है बट बढ़ के 25% तक जाए तब तक मुझे लॉस नहीं है। जैसे ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ती है तो वैसे हमें वो प्रोजेक्ट को बंद करना चाहिए या फिर कुछ उसमें हमें दूसरा कोई ऑप्शन सोचना चाहिए। ये रिस्क फैक्टर हमें यहाँ पे मालूम पड़ सकता है। ये होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब कैसे इसकी कैलकुलेशन करते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो क्या फाइंड करना है, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है। इन्वेस्टमेंट तो डायरेक्टली दिया है बट डेप्रिसिएशन हमें नहीं दिया है, तो पहले तो डेप्रिसिएशन फाइंड कर लेंगे। अब स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। तो देखो कॉस्ट आ गई 160 और स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे कहीं नहीं दी है और लाइफ है उसकी 5 ईयर्स, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन आ गया 32%। और स्ट्रेट लाइन मेथड है तो उसमें डेप्रिसिएशन जो होता है वो फिक्स्ड रहता है फॉर द एवरी ईयर। तो दर एक साल के लिए हमारा डेप्रिसिएशन हो गया यहाँ पे 32,000। अब चलिए इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन कर लेते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है। तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मतलब सबसे पहले हमारा इन्वेस्टमेंट जो करना है वो है 160, उसी पे हमने देखो डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट किया है। वर्किंग कैपिटल है उस पर डेप्रिसिएशन नहीं आता है, बराबर, वो खाली हमारे इन्वेस्टमेंट के अंदर कॉस्ट के लिए माना जाता है कि उसकी कॉस्ट है बट उस पर हमें डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। वर्किंग कैपिटल 80,000, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा हमारे प्रोजेक्ट का 2,40,000। कैश फ्लो, अब देखो कैश फ्लो यहाँ पे मैंने लिखा है 1 to 4 ईयर। अब 5th ईयर में क्यों नहीं लिखा है, तो 5th ईयर में इसलिए नहीं लिखा है कि यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू नहीं है बट वर्किंग कैपिटल तो है, और वर्किंग कैपिटल हो या स्क्रैप वैल्यू हो वो लास्ट ईयर के हमारे कैश फ्लो के अंदर ऐड हो जाती है। अब 1 से 4 साल का मैं एक साल में कैलकुलेट कर लूँगा, क्यों, क्योंकि हर साल जो है वो रेवेन्यू फिक्स है, एक्सपेंस भी फिक्स है, डेप्रिसिएशन भी फिक्स है। अगर अलग अलग होता तो हमने जब पहले क्वेश्चन में जैसे टेबल बनाया था वैसे बनाना पड़ता, पर यहाँ पे तो 1 साल के लिए जो है वो फिक्स है, 4 साल के लिए। तो यहाँ पे मैंने कैश एक्सपेंस माइनस कर दिया, तो ये मिल गया प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। अब उसमें से माइनस कर लेंगे डेप्रिसिएशन, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब इसमें से माइनस कर देंगे टैक्स जो 50% था, तो आ गया PAT। अब वापस उसमें डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे, तो 86,000 इट्स अ कैश फ्लो फॉर 1 to 4 ईयर। फर्स्ट ईयर में भी इतना मिलेगा, सेकंड ईयर में भी इतना, थर्ड में भी इतना, फोर्थ में भी इतना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेल्स फिक्स है, कैश एक्सपेंस फिक्स है, डेप्रिसिएशन भी फिक्स्ड है दर साल के लिए, और तो जाहिर है कि टैक्स भी उस सब में 1,08,000 ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहेगा, तो टैक्स भी सब में यही रहेगा। तो ये हो गया 1 से 4 साल का टैक्स कैश फ्लो। 1 to 4 ईयर ईच ईयर 86,000, नॉट 1 से 4 मतलब 4 साल का टोटल नहीं है, ये मैंने 1 साल के लिए कैलकुलेशन की, बट वो 1 से लेके 4 साल तक यही रहेगा। फर्स्ट ईयर में भी 86, सेकंड में भी 86, थर्ड में भी 86 और फोर्थ में भी 86, बिकॉज यहाँ पे सब जो अमाउंट मैंने अभी लिखी वो 1 साल की है, यानी कि एनुअल है और फिक्स्ड है। अगर अलग अलग है तो आपको टेबल बना के कैलकुलेट करना है।
अब लास्ट के 5 ईयर में क्या होगा, तो लास्ट के 5th ईयर के अंदर 86 तो मिलेगा ही, और उसमें से हमें वर्किंग कैपिटल जो है वो रिलीज होगी यहाँ पे, तो 80,000 जो है वर्किंग कैपिटल का मिलेगा, तो लास्ट ईयर का कैश फ्लो हो जाएगा 1,66,000। चलिए क्लियर है अब तक, तो इतनी कैलकुलेशन हो गई हमारी। अब सबसे पहले हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए 20% का जो डिस्काउंट फैक्टर था उस हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब यहाँ पे डिस्काउंटेड कैश फ्लो जब कैलकुलेट करेंगे 5 साल का, उसमें से हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे माइनस। तो फर्स्ट ईयर का था 86,000 और डिस्काउंट फैक्टर 20% के हिसाब से था 0.833, तो प्रेजेंट वैल्यू उसकी आ गई 71,000। फिर दूसरे साल की 59,000, तीसरे साल की 49,000, फोर्थ 41,452, और फिफ्थ में यहाँ पे देखो ये क्या आ गया 166, कैश फ्लो चेंज हो गया, और 0.402 तो 66,732, यानी कि 2,89,300। और इन्वेस्टमेंट हमारा कितना था, टोटल इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट का टोटल इन्वेस्टमेंट था 2,40,000। अब देखते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, तो देखते हैं 2,40,000 इन्वेस्टमेंट माइनस कर दिया यहाँ पे टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो से, तो 49,300 आई, बराबर। तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 49,300, दैट्स प्रोजेक्ट बिकम प्रॉफिटेबल है, इसमें लॉस जाने के चांसेस नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट कौन से रेट पे अभी मैंने एज्यूम किया है, 20% से। अब 20% से कम जो रेट गया तो बेनिफिशियल ही है, क्योंकि 20% पे मुझे प्रॉफिट है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू मेरी प्लस में आ रही है, तो 20 से कम जाएगा तो ये वैल्यू बढ़ने वाली है, वो तो प्रॉफिट है मेरा। बट 20 से ज़्यादा हुआ, यानी कि मान लो 30% तक गया या फिर 25% तक गया, तो क्या है, मतलब यहाँ मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, 18% हो जाए, 15% हो जाए तो कोई बात नहीं है, प्रॉफिट ही है। बट मान लो कि 21 हुआ, 22 हुआ या 25 हुआ, तो यहाँ पे मैं कब तक रिस्क ले सकता हूँ, और ये होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसके लिए हमें 20% के आगे का कोई रेट है उसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, कहाँ तक, तो जहां तक हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस ना आए तब तक। यहाँ पे तो देखो आपको क्वेश्चन के अंदर रेट दिए हुए हैं, कौन से रेट दिए हैं, 25 और 30 दिया हुआ है, तो हम इसी को लेके चलेंगे। अगर नहीं दिया है तो भी आपको वो लेके चलना पड़ेगा, बराबर। अब वो कैसे लेना है आपको, ये टेबल वैल्यू है, बट अगर आपके पास नहीं है तो आप खुद कैलकुलेटर की हेल्प से ये कर सकते हैं। चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से हम ये रेट कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो मैं 20% का आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 20 डिवाइडेड बाय 120%, सॉरी ये क्या हो गया, ट्वेंटी डिवाइड बाई 120 नहीं, सॉरी यहाँ पे 1 रुपये की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हमें लेना पड़ेगा 1 डिवाइडेड बाय कितने परसेंट पे मुझे वैल्यू चाहिए, 20% पे, वो 100 में प्लस कर देना है, मतलब 120, फिर करना है परसेंटेज। देखो आ गया 0.833। अब आपको परसेंटेज करते जाना है, जितनी बार आप परसेंटेज प्रेस करोगे उतनी बार आपको ये वैल्यू मिलेगी। देखो यहाँ पे ये डिजिटल कैलकुलेटर में पॉसिबल नहीं हो रहा है, मैं आपको फिजिकल कंप्यूटर वो उसमें आपको दिखा देता हूँ करके। देखो ये 0.833 वैल्यू आई, बराबर। हमने क्या किया, 1 डिवाइड बाय 120%। अब सिंपली आपको परसेंटेज के जो बटन है उस पर प्रेस करते जाना है, परसेंटेज का जो ये बटन है वो उस पर, ठीक है, इसी के ऊपर ठीक चाहिए। अब दूसरे साल की वैल्यू आ गई 0.694,
तीसरे साल की वैल्यू आ गई 0.578 यानी कि 9, फिर 482, फिर आ गया 0.401। अब जितने मतलब साल का चाहिए उसके बाद आपको प्रेस करता जा रहा है परसेंटेज। सबसे पहले क्या करना है, तो पहले करना है 1 डिवाइडेड बाय 120 और फिर प्रेस करना है परसेंटेज। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक कोई भी परसेंटेज का आप यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर जो है वो कैलसी की हेल्प से कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे 20% जो दिया उसके लिए तो अपने नेट प्रेजेंट वैल्यू दी तो वो फाइंड कर ली, तो जरूरी नहीं कि आप 25% के लिए ही कैलकुलेट करें। आप 21 पे भी कर सकते हैं, 22, 23, 24 वैसे भी कर सकते हैं। बट हमें यहाँ पे 25 दिया है तो पहले हम चेक करते हैं 25% की वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कौन सा रेट लेंगे, हम 30 लेंगे या फिर 30 से कम लेंगे, क्या करते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे पहले 25% के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ। नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर 25%। कैश फ्लो यही रहेगा, खाली डिस्काउंट फैक्टर चेंज हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट भी वही रहेगा। तो देखो यहाँ पे प्लस आ गया, मतलब देखो ये 49,300 था, यहाँ पे कितना हो गया 17। मतलब जैसे जैसे आपका रेट बढ़ता जाएगा आपके नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। अब हम इसको 26 पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 27 पे भी कर सकते हैं, 30 पे भी कर सकते हैं। कहाँ तक करना है, जब तक मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस ना आए तब तक। ठीक है, चलो अभी हमें 30% का रेट दिया है बुक में, तो हम 30% के लिए ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 30% का मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। कैश फ्लो वही रहेगा, डिस्काउंट फैक्टर खाली चेंज होगा। और यहाँ पे मुझे प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी 50 ईयर का 166 था, और प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी देखो 230 हो गया, 2,30,000। और माइनस कर दूंगा उसमें से मैं 2,40,000, तो माइनस में वैल्यू आ गई 9070। मतलब 30% पे ये प्रोजेक्ट जो है वो नेगेटिव जा रहा है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू माइनस में आ रही है। मेरा इन्वेस्टमेंट जो किया उतना भी मुझे रिकवर होगा नहीं। इन्वेस्टमेंट होगा 240 का और रिकवर होगा 230 ओनली एट प्रेजेंट वैल्यू। इसका मतलब ये है कि 2,40,000 की आज की वैल्यू जो है वो 5 साल के बाद है जो वो है 2,30,000। तो पैसे कम होगी वैसा तो कोई करेगा नहीं, तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे नेगेटिव होता जा रहा है। तो 20% तक सही है, 25% तक भी सही है, और 30% में नेगेटिव आ गया तो मेरा जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो अभी किस में आएगा, तो वो आएगा 25 से लेके 30% के बीच में। अब हर एक परसेंटेज पे तो हम कैलकुलेशन कर नहीं सकते, 21 भी हो सकता है, सॉरी 26 भी हो सकता है, 25.5 भी हो सकता है, 25.1 भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इतने तो कितने सारे रेट आ गए। तो इसीलिए हम एक यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला के हिसाब से देखो ये मेरा एक रेट हो गया जहाँ पे प्लस है, और ये मेरा एक रेट हो गया वहाँ पे माइनस है। मैं इसको भी लेके चल सकता हूँ, 20 और 30 को लेके भी, 25 और 30 को लेके भी चल सकता हूँ, क्योंकि एक में प्लस है और एक में माइनस है। ये प्लस है उसको बोलते हैं हम एक्सेस वैल्यू, और माइनस जो होता है उसको बोलते हैं हम शॉर्टफॉल वैल्यू। तो ये प्लस से माइनस के बीच का जो भी रेट है वो रेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, और वो हमारा रिस्क रेट है। हम कह सकते हैं कि वहां तक हम रिस्क ले सकते हैं। अगर मार्केट में कुछ उथल पाथल हुई और इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो ये हमारा रिस्क वहां तक अच्छा है। उसके बाद अगर हम चाहते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो लॉस में जाएगा। अब फॉर्मूला देखते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की फॉर्मूला बराबर ये है ए प्लस सी बी माइनस ए प्लस सी, सॉरी ए उसके बाद प्लस सी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी इंटू बी माइनस ए, ये फॉर्मूला है। अब ए तो देखो मैं 25 और 30% को लेके चलूँ तो ए मेरे लिए हो जाएगा 25% जहाँ पे प्लस में वैल्यू आ रही है, और सी यानी कि जो प्लस की एक्सेस वैल्यू है वो हो जाएगी, डी यानी कि जो माइनस वैल्यू है वो, और बी यानी कि जो मेरा माइनस वाला रेट है वो। ठीक है,
ए मतलब हो गया 25%, सी मतलब हो गया 17,580, सी का अमाउंट आ गया 7,580 और डी का वैल्यू 9070। देखो यहाँ पे प्लस ही करना है, वैल्यू भले माइनस में आए, ध्यान में रखना ये प्लस में ही लेना है आपको, इनटू बी यानी कि 30% और 25 जो हमारा ए था। कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया 5 आ गया और यहाँ पे प्लस कर दिया तो 26,650। अब इस दोनों का डिवाइडेशन करके 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3.30 आ गया और 25% जो रेट था हमारा उसमें ऐड किया तो देखो 28.30 रेट आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 25 से 28.30% तक जो प्रेजेंट वैल्यू है वो प्लस में आएगी। अब इसके आगे जाएंगे तो वो माइनस में ही आएगी। मतलब मेरा रिस्क कितना है 28.30% तक। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ के 28.30 तक जाएगा तब तक मेरा प्रॉफिट जो है, मेरा प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल है। 28.30 पे प्रोजेक्ट जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में जाएगा। 28.30 से आगे जाएगा तो लॉस ही होगा। तो ये होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आपको। अब इसका आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो कि ये जो है मेरा, ये ए का मतलब क्या हुआ, चलिए मैं आपको लिखवा ही देता हूँ यहाँ पे। ए का मीनिंग हुआ रेट, बट कौन सा रेट हुआ, जो हमारा एक्सेस था वो, यानी कि हम बोल सकते हैं उसको हायर अमाउंट पे जो हमारा लॉस रेट था वो, बराबर। बी यानी लोअर ट्रायल रेट, ट्रायल रेट इसको बोलते हैं क्योंकि हम रेट ट्रायल करते रहते हैं, बराबर। और सी का मतलब होता है एक्सेस अमाउंट एट हायर रेट, हायर रेट पे एक्सेस जो अमाउंट होता है वो। डी का मतलब होता है शॉर्टफॉल ऑफ लोअर ट्रायल रेट। ठीक है, मान लो कि ये जो है वो आपका ए है तो ये है सी। अब ये जो है आपका बी और ये है डी। ठीक है, और ध्यान में रखना है कि यहाँ पे फॉर्मूला में सी प्लस डी है, यानी डी की वैल्यू भले ही माइनस में ही आएगी, भले ही नहीं माइनस में ही आएगी, पर लिखनी आपको प्लस में ही। ठीक है, तो चलिए अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की प्रैक्टिस आपको करनी है। बुक्स में से आपको जितने भी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के क्वेश्चन मिले उसको आपको सोल्व करना है और देखना है, प्रैक्टिस करो इसमें किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे द्वारा हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पूरी तरीके से आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, बट आपकी तरफ से क्वेश्चन आएंगे तो बाकी हम समझ लेंगे कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और बहुत कुछ आपको मतलब ये नॉलेज यहाँ से मिल रहा है जो आपके एग्जाम के स्ट्रेस को कम करने के लिए हेल्पफुल हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ गुड